नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। तो साथियों, हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा साथियों टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसके अंतर्गत साथियों हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। इससे सबसे पहले साथियों हम लोगों ने इसके अंतर्गत देखा था संविधान सभा का ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है, यानी इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। साथियों आज हम लोग देखेंगे संविधान सभा का गठन। इसके बारे में साथियों हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, इनके बारे में हम लोग विस्तृत में चर्चा करेंगे। साथियों हम लोग देखेंगे संविधान सभा के अगर हम लोग गठन की बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो भी सुझाव दिए गए थे, इन्हीं के आधार पर नवंबर 1946 में नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा जो भी प्रस्ताव दिए गए थे, इसी के द्वारा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और अगर हम लोग कुल सीटों की बात करते हैं, यानी साथियों इसके अंतर्गत जो कुल सीटें हुआ करती थी, इनकी संख्या हुआ करती थी 396। कितनी हुआ करती थी? 389 साथियों इसके अंतर्गत सीटें हुआ करती थी, जिनके अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे देशी रियासतों के अंतर्गत 93 सीटें आया करती थी और 296 सीटें साथियों जो है ये ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आया करती थी। इन्हीं के द्वारा मिलाकर के संविधान सभा का गठन हुआ था। साथियों इसी के बारे में आज हम लोग यही जो हमने आपको बताया, इसी के बारे में साथियों हम लोग देखेंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो क्या हुआ था साथियों? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो भी सुझाव इसमें सुझाए गए थे, यानी जो भी प्रस्ताव इसमें रखे गए थे, सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। साथियों अगर हम लोग योजना की विशेषताओं की बात करते हैं तो योजना की विशेषताएं निम्नवत थी। क्या? योजना की विशेषताएं निम्नवत थी। योजना की विशेषताएं निम्नवत थी। अगर साथियों हम लोग मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे संविधान सभा की कुल सीटों की संख्या कितनी होनी थी? कौन बताएगा? संविधान सभा के की कुल सीटों की संख्या 389 होनी थी। कितनी होनी थी? 389 होनी थी। तो क्या देखा साथियों? हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा की जो कुल सीटों की संख्या होनी थी, ये होनी थी 389। साथियों हम लोग देखेंगे 389 जो सीटें हुआ करती थी, इनको किस प्रकार से बांटा गया था? 389 सीटों के अंतर्गत साथियों जो 296 सीटें थी, साथियों जो सीटें हुआ करती थी, इनको किस प्रकार से बांटा गया था? इनको ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो भी राज्य आते थे, इसमें बांटा गया था। और साथियों 93 सीटों को देशी रियासतों को प्रदान किया गया था। 93 जो सीटें थी ये देशी रियासतों को प्रदान की गई थी। किसको? देशी रियासतों को साथियों प्रदान की गई थी। तो क्या 389 में से 296 जो सीटें हुआ करती थी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आती थी, और 93 जो सीटें हुआ करती थी ये देशी रियासतों के अंतर्गत आती थी। अगर साथियों 296 सीटों को और हम लोग तोड़े तो हम लोग देखेंगे 292 जो सीटें हुआ करती थी ये 11 गवर्नर जनरल के प्रांतों से आती थी।
यानी साथियों जो 292 सीटें हुआ करती थी, ये जो 11 गवर्नर जनरल हुआ करते थे इनके प्रांतों से आती थी। और साथियों आगे अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारी जो 4 सीटें हुआ करती थी, चार सीटों का चयन मुख्य आयुक्तों, जो 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से अगर हम लोग देखेंगे तो प्रत्येक में से एक सीटें आया करती थी। तो साथियों ने क्या देखा, हमने देखा संविधान सभा की कुल सीटों की अगर संख्या की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे 389 हुआ करती थी, जिसमें से 296 सीटें जो हुआ करती थी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आती थी, जिनमें अगर हम लोग इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो पहला हमारा आ जाता है 292 सीटें जो हुआ करती थी 11 गवर्नर जनरल के जो प्रांत हुआ करते थे इनके अंतर्गत आती थी, और 4 जो सीटें हुआ करती थी इनका जो चयन हुआ करता था हुआ था ये मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के द्वारा, यानी जो 4 प्रांत हुआ करते थे इनके अंतर्गत प्रत्येक में से एक सीटें आती थी। और साथियों 93 सीटें जो थी ये देसी रियासतें जो राजा रजवाड़ा हुआ करते थे इनके द्वारा सीटों में अपने प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई थी, यानी जो इनके सीटें थी इससे जो प्रतिनिधि भेजे जाएंगे इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। 93 सीटें जो है ये देसी रियासतों को प्रदान की गई थी। साथियों आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से प्रावधान संविधान सभा के गठन के अंतर्गत कौन कौन सी और विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इनके बारे में साथियों हम लोग देखेंगे। तो साथियों हम लोग देखेंगे मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें तो मोटे तौर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो एक सीट कितने सदस्यों पर ली जाती थी। साथियों किसी भी राज्य की जो जनसंख्या हुआ करती थी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया जाता था। क्या किया जाता था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया जाता था। तो मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया जाता था। यानी 10 लाख जो जनसंख्या हुआ करती थी इनके ऊपर जो है साथियों इसी के अंतर्गत एक सीट का निर्धारण किया जाता था। मोटे तौर पर साथियों हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर कहीं की भी 10 लाख जनसंख्या है तो वहां उनको एक सीट प्रदान कर दी जाएगी, यानी वहां से एक प्रतिनिधि इनके द्वारा चुन करके आएगा। और साथियों आगे हम लोग देखेंगे प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में आवंटित सीटें प्रमुख तीन वर्गों के द्वारा अगर साथ में लोग 3 वर्गों की बात करते हैं यानी 3 वर्गों यानी उनकी या समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। अगर साथियों हम लोग 3 वर्गों की बात करते हैं जिसके अंतर्गत जो आ जाते थे मुस्लिम सिख और साथियों आ जाते थे सामान्य। अगर सामान्य की हम लोग बात करेंगे तो सामान्य के अंतर्गत गैर मुस्लिम व सिख लोग जो है ये सामान्य के अंतर्गत
आते थे। साथियों में क्या देखा, हमने देखा कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में आवंटित सीटों को प्रमुख 3 वर्गों या समूहों में बांटा गया था, जिनके अंतर्गत उनकी जो जनसंख्या हुआ करती थी, इन्हीं के आधार पर जो सीटें थी इनका आवंटन किया जाना था। अगर साथियों हम लोग इनकी जो जनसंख्या हुआ करती थी, अगर हम 3 समुदायों की बात करेंगे तो पहला समुदाय साथियों हमारा आ जाता है मुस्लिम, फिर सिख, उसके बाद सामान्य। अगर साथियों हम लोग सामान्य की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत गैर मुस्लिम और सिख लोग आते थे, यानी मुस्लिम और सिख लोगों को छोड़ करके अन्य जो लोग आते थे वो गैर मुस्लिम, वो सामान्य के अंतर्गत आते थे। और साथियों हम लोग देखेंगे अगला हमारा जो पॉइंट बन जाता है, ये बन जाता है प्रत्येक प्रतिनिधि का चुनाव। यानी प्रतिनिधि का चुनाव किस प्रकार से किया जाता था, किया गया था प्रत्येक प्रतिनिधि का चुनाव, प्रत्येक प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के चुनाव, प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के, जो वहां पर समुदाय अधिक संख्या में हुआ करता था, प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के एकल संक्रमणीय, किसके द्वारा, एकल संक्रमणीय के समानुपातिक पद्धति द्वारा किया जाता था, पद्धति द्वारा किया गया था। तो साथियों क्या हुआ था, प्रत्येक प्रतिनिधि का जो चुनाव हुआ करता था ये उस प्रांतीय असेंबली के उस समुदाय के एकल संक्रमणीय के समानुपातिक पद्धति द्वारा किया गया था। और साथियों आगे हम लोग देखेंगे देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार से हुआ था। तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव किसके द्वारा किया जाना था, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था, चुनाव रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। साथियों क्या प्रावधान किया गया था, इसके अंतर्गत प्रावधान ये किया गया था कि देशी रियासत से जो भी प्रतिनिधि चुन करके आएंगे इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा, तो इनका चुनाव जो देशी रियासत के जो प्रमुख हुआ करेंगे, यानी जो राजा हुआ करेंगे, इनके द्वारा साथियों इनका चुनाव, यानी इनके द्वारा जो है प्रतिनिधि चुना जाएगा। और साथियों इसी के अंतर्गत आगे हम लोग देखेंगे, यानी संविधान सभा का जो इलेक्शन है ये कब संपन्न हुआ। तो अगर साथियों हम लोग आगे देखेंगे तो साथियों आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में कराए गए। यानी साथियों संविधान सभा के अंतर्गत जो कि प्रतिनिधि थे, यानी सदस्यों की अगर हम लोग चुनाव की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो चुनाव हुआ था ये जुलाई अगस्त 1946 के अंतर्गत संपन्न हुआ था। और अगर हम लोग सीटों की बात करेंगे, यानी कितनी सीटें किसे प्राप्त हुई थी, तो कुल सीटों में से कुल आवंटित सीटों की संख्या हुआ करती थी 296। इन सीटों में से अगर साथियों हम लोग बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो सीटें मिली थी इनकी संख्या हुआ करती थी 208।
यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। और मुस्लिम लीग की साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो मुस्लिम लीग को सीटें मिली थी 73। कितनी मिली थी? 73। और अगर हम लोग अन्य पार्टियों की बात करेंगे यानी अन्य छोटे दलों की बात करेंगे तो इनको सीटें कुल मिलाकर के मिली थी 15। जो अन्य छोटे दल हुआ करते थे इनको मिलाकर के सीटों की संख्या जो हुआ करती थी इनको 15 सीटें मिली थी। साथियों इसी के अंतर्गत जो कि संविधान सभा के अंतर्गत जो चुनाव कराए गए जुलाई अगस्त के अंतर्गत 1946 के अंतर्गत कराए गए, जिसमें जब इनका परिणाम आया तो कुल जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो 296 सीटें हुआ करती थी, इसी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यानी आईएनसी को जो 208 सीटें मिली थी 296 सीटों में से, और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। और अन्य छोटे दलों की अगर हम लोग बात करेंगे तो अन्य छोटे दलों को साथियों जो है कुल मिलाकर के 15 सीटें मिली थी। और साथियों इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे देशी रियासतों के अंतर्गत क्या परिणाम था, यानी जो इसके अंतर्गत देशी रियासतों के अंतर्गत जो सीटें सौंपी गई थी 93 सीटें जो सौंपी गई थी, इसमें क्या परिणाम आया जब इनका इलेक्शन हुआ। साथियों हम लोग देखेंगे देशी रियासतों की 93 सीटें पूरी तरह से भर नहीं पाई। क्यों नहीं भर पाई? यहां पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि देशी रियासतों की जो 93 सीटें हुआ करती थी ये पूरी तरह से क्यों नहीं भर पाई? क्योंकि उन्होंने खुद को, क्योंकि जो देशी रियासतें हुआ करती थी इन्होंने खुद को पाई, क्योंकि इन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का फैसला लिया। खुद को संविधान सभा से अलग रखने का फैसला लिया। क्या हुआ इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत यह हुआ साथियों, यहाँ पर कारण यह हो जाता है कि देशी रियासतों को जो कि 93 सीटें आवंटित की गई थी, ये पूर्ण रूप से जब इनके इलेक्शन संपन्न कराए गए तो क्यों नहीं भर पाई? कारण साथियों यहाँ पर यह आ जाता है कि उस समय के जो देशी राजे रजवाड़े हुआ करते थे इनके द्वारा इस प्रकार की बात कही गई कि हम लोग संविधान सभा से अलग होकर के हम लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम लोग इससे अलग रहेंगे। यही कारण है जिसके कारण जो कि देशी रियासतों की 93 सीटें पूर्ण रूप से नहीं भर पाई। और साथियों इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे संविधान सभा में वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से साथियों चुनाव तो नहीं संपन्न हो सका, लेकिन अगर हम लोग प्रत्येक वर्ग की बात करेंगे जिसके अंतर्गत जो हिंदू समुदाय, मुस्लिम, सिख और पारसी और इसी के अंतर्गत जो एंग्लो इंडियन अनुसूचित जनजात के अंतर्गत और जो कि हमारी महिलाएं आती थी इनको, हालांकि जो इनके अंतर्गत जो कि हमारा वयस्क मतदान होना था ये नहीं संपन्न हो पाया, फिर भी इन लोगों को महत्वपूर्ण जो है पद प्रदान किए गए, यानी इनका जो वेटेज था उसी प्रकार से इनको जगह मिली, यानी प्रतिनिधियों को जगह मिली इसी के अंतर्गत। और हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी को अगर हम लोग अपवाद स्वरूप छोड़ दे तो संविधान सभा का उस समय साथियों जो गठन हुआ था इसमें भारत की बड़ी से बड़ी हस्तियां जो है वो शामिल हुई थी। क्या साथियों, अगर हम लोग महात्मा गांधी को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो संविधान सभा के अंतर्गत जो कि प्रतिनिधि चुन करके आए थे भारत की, इसमें बड़ी से बड़ी हस्तियां सम्मिलित हुई थी। साथियों इसी के साथ में हमारा जो संविधान सभा का गठन है ये यहीं पर समाप्त होता है। तो साथियों कल हम लोग देखेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली किस प्रकार से थी, साथियों इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। साथियों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।